हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए सी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ए सी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। इसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है बताना है। राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या फिर कुवलयमाला। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये जो व्याकरण ग्रंथ के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। ये व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं कि उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है ये अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। और ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। किस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है बताना है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल या फिर कुवलयमाला कथा में। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुवलयमाला कथा में सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन किया गया। इसमें जो कुवलयमाला कथा है इसमें क्या किया गया, किसी राजवंश, किसकी, कलचूरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि काल क्रम के अनुसार संगति क्रम इसका क्या होगा। इसको क्रम से लगाना है समय के अनुसार। पहला है कुवलयमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल या फिर कीर्तिलता। बी है कुवलयमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या कीर्तिलता। सी है राउलवेल, कुवलयमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। या फिर डी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुवलयमाला, कीर्तिलता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कुवलयमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। जो कुवलयमाला है ये 8वीं शताब्दी, राउलवेल 10वीं और 11वीं शताब्दी में है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं शताब्दी और कीर्तिलता 13वीं शताब्दी। ये इनका कालक्रम के अनुसार क्या है, सही क्रम है इनका। अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें सबसे पुराने कवि का नाम बताना है आपको कि सबसे पुराने कवि कौन है। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या फिर विद्यापति। तो सबसे पुराने कवि कौन माने जाते हैं, विद्यापति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है। इसमें अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले जो कवि हैं वो कौन है, अमीर खुसरो। इसका मेन पॉइंट है कि जो अमीर खुसरो है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में जन्म हुआ था इनका। और इन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया था। इसी कारण अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला हिंदी कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है बताना है। जलंधरी पाव, भरथरी, कन्हप्पा या फिर चुड़करनाथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्हप्पा। जो कन्हप्पा है इसका नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है।
नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ थे। ये शिव के उपासक नाथ योगियों की संख्या कितनी थी? 9 थी, जिनमें थे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भरथरी, चुड़करनाथ तथा जलंधरी पाव। इन आदि ने नाथ साहित्य का विकास किया था। इनकी नाथों की संख्या जो थी कितनी थी? 9 थी। जो कन्हप्पा थे वो आदि काल के सिद्ध कवि हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है फ्रेंड्स? 84। अगला क्वेश्चन है कि गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, पीताम्बर दत्त बरथवाल या इनमें से कोई नहीं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल माने जाते हैं। मेन पॉइंट है इसका कि गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर बरथवाल हैं और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ था। कहाँ से हुआ था? प्रयाग से। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया? किस ग्रंथ में? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासो में, मुंजरासो या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा किस ग्रंथ में कहा गया? तो ये शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया। इसका जो मेन पॉइंट है कि चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज में कहा गया। वीर रस के साथ साथ चंद्रबरदाई नखशिख वर्णन या श्रृंगार वर्णन में भी कुशल थे। इसी आधार पर शिव सिंह सरोज में इन्हें छप्पियों का राजा कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा? किसके? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में बताना किस आलोचक ने लिखा था कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। जो कथा की परीक्षा है ये इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम नहीं। ये बताना है ये किसने कहा था। इसके बारे में पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में मुनि जिनविजय, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये फ्रेंड ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य के विषय में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।